आज का हमारा चैप्टर है झारखंड का भूगोल। झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। यह देश का 28वां राज्य बना। झारखंड देश के पूर्वी भाग में अवस्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 पूर्वी देशांतर है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है जो भारत के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना परसेंट है? 2.4% है। झारखंड में कुल 24 जिले हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 3,29,88,134 है, जो वर्ष 2001 की तुलना में 22.42% अधिक है। कितना है? 22.42% अधिक है। झारखंड का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि 2001 में 338 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। झारखंड के उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश है। झारखंड के पश्चिम भाग को पाट प्रदेश कहा जाता है। यह राज्य का सर्वाधिक ऊंचा भूभाग है। पाट प्रदेश झारखंड का सर्वाधिक ऊंचा भूभाग है। राज्य की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ की पहाड़ी। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर या 4,478 फीट है। मीटर में 1365, फीट में 4,478 फीट है। यह बाह्य छोटा नागपुर पठार में अवस्थित है। कहाँ है? बाह्य छोटा नागपुर पठार में अवस्थित है। पाट प्रदेश के पूर्व की ओर क्रमशः रांची और हजारीबाग का पठार तथा बाह्य छोटा नागपुर पठार स्थित है। पूर्व की ओर रांची और हजारीबाग का पठार तथा बाह्य छोटा नागपुर पठार स्थित है। पाट प्रदेश जहां 900 मीटर से अधिक ऊंचा है, वहीं पाकुड़ और साहेबगंज के पूर्वी भागों तथा बहरागोड़ा के समीपवर्ती क्षेत्र की ऊंचाई 150 मीटर से भी कम है। झारखंड उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर होती है। नेतरहाट के आसपास का क्षेत्र 160 सेंटीमीटर से अधिक है, जबकि पलामू तथा गढ़वा के उत्तरी भाग और चतरा आदि के कई क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर या इससे भी कम होती है। झारखंड के लगभग मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड की प्राकृतिक वनस्पति पतझर प्रकार की है, जिसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझर वन के अंतर्गत रखा जाता है। राज्य में वनों का विस्तार असमान मिलता है। एक तरफ तो चतरा जैसे जिलों की कुल क्षेत्रफल 50% है, एक तरफ तो झारखंड के लगभग मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड की प्राकृतिक वनस्पति पतझर प्रकार की है, जिसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझर वन के अंतर्गत रखा जाता है। राज्य में वनों का विस्तार असमान मिलता है। एक तरफ तो चतरा जैसे जिलों की कुल क्षेत्रफल के 50% से अधिक भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। 50% से अधिक भागों पर वनों का विस्तार पाया जाता है, तो वहीं साहेबगंज जैसे जिलों में 3% से भी कम मिलता है। झारखंड की अवस्थिति उत्तर पूर्व है। देश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.42% है। राज्य की आकृति चतुर्भुजाकार है। पड़ोसी राज्यों की संख्या 5 है। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। क्षेत्रफल सबसे छोटा जिला लोहरदगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पश्चिम सिंहभूम। क्षेत्रफल सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर। क्षेत्रफल में सबसे छोटा प्रमंडल पलामू प्रमंडल। गोलार्धीय अवस्थिति उत्तरी है। राज्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर,
पूर्व से पश्चिम की लंबाई 463 किलोमीटर। राज्य का क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर। पाट क्षेत्र का विस्तार लोहरदगा, गुमला और लातेहार में, जबकि राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर। राज्य का शहरी क्षेत्रफल 1792 किलोमीटर, जबकि राज्य का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की पहाड़ी है जो 1365 मीटर है। राज्य का दूसरा सर्वोच्च शिखर सर्वत पहाड़ी। चाईबासा मैदान की औसत ऊंचाई 150 मीटर। रांची पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर। रांची हजारीबाग पठार का पृथक्करण दामोदर नदी घाटी से हुआ है। राज्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला शैल समूह आर्कियन शैल समूह है। भूवैज्ञानिक के अनुसार झारखंड का भूगर्भीय संरचना काफ़ी जटिल है। प्राचीनतम गोंडवाना भूखंड के उत्तर पूर्वी छोर पर झारखंड अवस्थित है। प्राचीनतम गोंडवाना भूखंड के उत्तर पूर्वी छोर पर झारखंड अवस्थित है। इसे खनिज संसाधनों के दृष्टि से संपन्न माना जाता है। यहाँ आर्द्र महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प और नूतनजीवी महाकल्प सभी काल की चट्टानें मिलती है। भूगर्भीय विकास अर्ध महाकल्प में, जिसे कल्पार्कियन या प्रीकैम्ब्रियन कहा जाता है, उसमें आता है धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन समूह की चट्टानों का निक्षेपण, इसमें लौह अयस्क, अभ्रक, सोना, तांबा, ग्रेफाइट, एबेस्टर्स से लेकर सभी बहुमूल्य रत्नों का सृजन हुआ है आर्द्र महाकल्प में। पुराजीवी महाकल्प इसमें कल्प कैब्रियन या आर्डोविशियन, सिलुरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस या पर्मियन भी कहा जाता है। इसमें दामोदर भ्रंश का निर्माण हुआ। तालचेर, दामोदा और पंचेत संघ का निक्षेपण, कोयले के विशाल निक्षेपण का क्षेत्र का निर्माण पुराजीवी महाकल्प में हुआ था। मध्यजीवी महाकल्प, जिसे कल्प ट्रियासिन या जूरेसिक या क्रेटिशियस कहा जाता है, इसमें महादेव संघ, राजमहल ट्रैप तथा पाट क्षेत्र के इंफ्राट्रैपेन का निक्षेपण, जिसे कोयला, बॉक्साइट, पाइक्ले, चाइना क्ले आदि का निक्षेपण हुआ। नूतनजीवी महाकल्प, जिसे कल्प पोलियोसिन या इओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लीस्टोसिन, होलोसिन आदि भी कहा जाता है। इस काल में पाट क्षेत्र, रांची पठार और बाह्य पठारी क्षेत्रों का निर्माण होता है। झारखंड का भूगर्भीय संरचना। पृथ्वी के प्रारंभिक भूपटल का इतिहास जितना पुराना है, झारखंड की भूगर्भीय संरचना का इतिहास भी उतना ही पुराना है। झारखंड का पठारी भूभाग प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों से यह भूभाग निर्मित है। क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों से झारखंड का भूभाग निर्मित हुआ है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार झारखंड की भूगर्भीय संरचना को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जाता है: आर्कियन क्रम, विंध्यन क्रम, कार्बोनिफेरस क्रम, पर्मियन ट्रियासिक क्रम, गोंडवाना क्रम, सिनोजोइक क्रम, नवीन निक्षेप। 7 भागों में से विभक्त किया गया है। हम लोग पढ़ेंगे आर्कियन क्रम को। आर्कियन क्रम की चट्टानें भूपटल की प्राचीनतम चट्टानें हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें। इस अवस्था की चट्टानों को 2 भागों में बांटा जाता है: आर्कियन क्रम तथा धारवाड़ क्रम। आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस अवस्था होने के क्रम में हुआ था। आर्कियन क्रम का पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस अवस्था होने के क्रम में हुआ था। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आर्कियन क्रम में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यह चट्टान रूपांतरित हो गई है तथा इसका अपरदन भी हुआ है, जिसके कारण यह विच्छिन्न रूप में पाई जाती है। ग्रेनाइट तथा नीस इस समय की प्रमुख चट्टानें हैं। आर्कियन क्रम के अपरदन एवं निक्षेपण से धारवाड़ क्रम की चट्टानें निर्मित हुई। यह भूपटल की प्रारंभिक निक्षेपित चट्टान है। इस समय जीवों का विकास न होने के कारण इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवों का विकास नहीं हुआ था इस समय, इसलिए इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इस चट्टान का नामांकन कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ था। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर
धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नामांकन हुआ। इस क्रम को झारखंड में कोल्हान श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की चट्टानें मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में पाई जाती है। धारवाड़ क्रम में धात्विक खनिज का जमाव बड़े पैमाने पर हुआ था। किसका? धात्विक खनिज का जमाव हुआ था बहुत बड़े पैमाने पर। इन खनिजों में लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी, टीन आदि प्रमुख है। अत्यधिक रूपांतरित होने के कारण यह चट्टान अपनी मूल अवस्था में नहीं पाई जाती है। अत्यधिक रूपांतरित होने के कारण यह चट्टान क्या होती है? मूल अवस्था में नहीं पाई जाती है। राज्य में कडप्पा क्रम की चट्टानों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। इस क्रम की चट्टानों का विकास दक्षिण भारत में हुआ है। कहाँ हुआ है? दक्षिण भारत में हुआ है। विंध्यन क्रम। भारत में विंध्यन क्रम की चट्टानों का विकास कडप्पा क्रम के बाद हुआ। राज्य में भी इस क्रम की चट्टानें पाई जाती है। झारखंड में विंध्यन क्रम के अवशेष उत्तर पश्चिम में सोन नदी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे रोहतास पठार का दक्षिणी छोर कहा जाता है। यहाँ परतदार चट्टानें क्षैतिज रूप में पाई जाती है, जिसमें बालूकास्म, सैल, चूना पत्थर आदि प्रमुख है। पारसनाथ पहाड़ का उत्थान भी इसी समय हुआ था तथा यह विंध्यन पर्वत का ही आगे निकला हुआ भाग है। कार्बोनिफेरस युग। गोंडवाना भूखंड का हिमानीकरण इसी काल में हुआ था। गोंडवाना भूखंड का हिमानीकरण कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। झारखंड सहित संपूर्ण भारत इसी समय हिम चादरों से ढक गया था। इसके अवशेष नदियों के निचले भागों में पाए जाते हैं। झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग में तालचेर श्रेणी में इसके अवशेष पाए गए हैं। हिमानीकरण का प्रभाव यहाँ पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। हिम चादरों के निर्वर्तन के कारण प्रारंभिक सभी भू आकृतियाँ प्रायः लोपित हो गई, क्योंकि एक तो हिम चादर ने पूर्व निर्मित स्थलाकृतियों को ढक दिया, दूसरे अग्रसर होती हिम चादरों ने पहाड़ियों का अपरदन करके उन्हें समतल बना दिया। कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के बाद इस भूभाग में तरंगित स्थलाकृतियों का निर्माण और बाद में सरिताओं का धीरे धीरे विकास हुआ। पर्मियन ट्रियासिक क्रम। छोटा नागपुर उच्च भूमि में अपरदन तथा स्थलाकृतिक विकास में नए अध्याय का प्रारंभ कार्बोनिफेरस हिम चादर के निर्वर्तन के बाद होता है। इसे पर्मियन ट्रियासिक युगीन अवस्था कहते हैं। उच्च भागों का पर्याप्त अपरदन पर्मियन ट्रियासिक काल में हुआ। महादेव श्रेणी का निर्माण इसी समय हुआ था। महादेव श्रेणी का निर्माण पर्मियन ट्रियासिक क्रम में हुआ था। इस काल के अवशेष ढालभूमि में बजरी के रूप में पाए जाते हैं। इस समय झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण घटना दामोदर तथा सोन नदी में भ्रंश का पड़ना, जिसे संपूर्ण प्रवाह प्रणाली को प्रभावित किया। जिसने क्या किया? संपूर्ण प्रवाह प्रणाली को प्रभावित किया। यहाँ भ्रंश पड़ने का मुख्य कारण काराकोरम श्रेणी का उत्थान था। भ्रंश पड़ने का मुख्य कारण क्या था? काराकोरम श्रेणी का उत्थान है। गोंडवाना क्रम। इस काल को कोयला युग के नाम से जाना जाता है। कोयला युग के नाम से किसे जाना जाता है? गोंडवाना क्रम को। यह काल आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। सोन नदी, दामोदर नदी में भ्रंश के कारण जो पेड़ पौधे थे वे सभी नीचे धंस गए तथा कालांतर में वे कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। अतः इन नदियों के घाटियों में कोयले का विस्तृत निक्षेप हुआ। किस किस नदी घाटी में? सोन नदी और दामोदर नदी घाटी। तीनों भागों में गोंडवाना क्रम की चट्टानों को बांटा गया। निम्न गोंडवाना, मध्य गोंडवाना का निक्षेप झारखंड में पाया जाता है। निम्न गोंडवाना और मध्य गोंडवाना का निक्षेप जो है झारखंड में पाया जाता है। क्रिएटियस युग में यहाँ दक्कन लावा के समान ही लावा का उद्गार हुआ, जिसे राजमहल ट्रैप के नाम से जाना जाता है। यह दुमका, गोड्डा तथा साहेबगंज जिले में विस्तृत है। पढ़ेंगे सीनोजोइक क्रम की चट्टानों को। संपूर्ण छोटा नागपुर का पठार अपरदन क्रिया के द्वारा हिमालय निर्माण से पूर्व समप्रायः मैदान की अवस्था में आ गया था। छोटा नागपुर का पठार भी हिमालय के उत्थान के कारण ही प्रभावित हुआ। छोटा नागपुर का पठार हिमालय के उत्थान के कारण ही प्रभावित हुआ था।
हिमालय के 3 क्रमिक उत्थानों के कारण छोटा नागपुर के पठार का भी 3 अवस्था में उत्थान हुआ। किसके? हिमालय के 3 क्रमिक उत्थानों के कारण ही छोटा नागपुर पठार का भी 3 अवस्था में उत्थान हुआ, जिससे छोटा नागपुर की नदियाँ पुनर्जीवित हो गई। यह उत्थान हिमालय के उत्थान के साथ ही हुआ, हिमालय के उत्थान के साथ ही हुआ, जिसका विवरण इस प्रकार है। पहला उत्थान, हिमालय का पहला उत्थान प्रारंभिक मायोसीन युग में हुआ था। कब हुआ था? मायोसीन युग में पहला उत्थान हुआ था। संपूर्ण छोटा नागपुर का पठार इससे क्या हुआ? प्रभावित हो गया था। इस युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना पाट क्षेत्र का उत्थान था। किसका? पाट क्षेत्र का उत्थान था। इस समय पाट क्षेत्र रांची हजारीबाग पठार से 1000 फीट क्या हो गया? ऊपर उठ गया। कितना? 1000 फीट ऊपर उठ गया। दूसरा उत्थान में अंतिम प्लायोसीन युग में हुआ था। दूसरा उत्थान कब हुआ? अंतिम प्लायोसीन युग में हुआ। इस समय पुनः छोटा नागपुर पठार प्रभावित हुआ। इस समय रांची हजारीबाग के पठार का उत्थान 1000 फीट तक हुआ। रांची हजारीबाग का पठार एक ही पठार है जिसको दामोदर नदी 2 भागों में विभाजित करती है। रांची हजारीबाग पठार के उत्थान के साथ पुनः पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ। इस समय पाट क्षेत्र 2000 फीट से अधिक ऊपर उठ गया। दूसरा उत्थान में 2000, पहला उत्थान में 1000। तीसरा उत्थान प्लीस्टोसिन काल में छोटा नागपुर पठार का तीसरा उत्थान हुआ। रांची हजारीबाग पठार के निचले भागों का उत्थान इस समय हुआ। इस उत्थान से पुनः रांची हजारीबाग पठार तथा पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ। इसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र 3000 से 3360 फीट तथा रांची हजारीबाग पठार 1000 से 2000 फीट तक ऊपर उठा। इस पाट पठार के नीचे रांची का विस्तृत भाग है जो 60। इस पाट क्षेत्र के नीचे रांची पठार का विस्तृत है। इस पाट पठार के नीचे रांची का पठार विस्तृत है जो 600 मीटर से कम ऊंचा है। निम्न छोटा नागपुर का पठार 300 मीटर से अधिक ऊंचा है। राजमहल उच्च भूमि, अपर्दित मैदानी भूभाग एवं नदी घाटियों का क्षेत्र है जो 150 से 300 मीटर ऊंचा है। तीसरे उत्थान के बाद यहाँ की नदियाँ पुनर्जीवित हो गई, जिससे अपर्दन चक्र में तेजी आ गई। स्वर्णरेखा, कांची, राढ़ू, उत्तरी कोयल तथा शंख नदियों के ऊपर मार्ग में जलप्रपात, पठार के किनारों पर अर्धकार्तिक विसर्प तथा एक पठार के बीच स्कार्प की स्थिति आदि सभी उत्थान के प्रमाण हैं। नवीन निक्षेप, अपर्दन के कारण मैदान की स्थिति में आए पठारी भाग में यत्र तत्र ग्रेनाइट के उच्च भूभाग पाए जाते हैं, जिसे मोनेड नॉक कहा जाता है। निचली उत्तरी कोयल बेसिन, देवघर का अपर्दित निम्न भूभाग, अजय बेसिन, पंच परगना मैदान तथा संघ एवं दक्षिणी कोयल बेसिन क्षेत्रों के अपर्दित मैदानी भूभाग के रूप में इस क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। बेसाल्ट से बनी राजमहल की पहाड़ियाँ अपर्दित होकर निम्न भाग में शामिल हो गई। नदियों का प्रवाह यहाँ सर्पाकार रूप में हुआ। यह इसके अपर्दन के अंतिम अवस्था का घोतक है सर्पाकार रूप। स्वर्णरेखा, कांची, राढ़ू तथा अन्य नदियाँ पंचपरगना के मैदान में घुमावदार रूप में प्रवाहित होती है, जो संप्राय मैदान की स्थिति को इंगित करता है। भौतिक स्वरूप, भौतिक दृष्टि से झारखंड का धरातल सभी भागों से एक समान नहीं है। कहीं पारसनाथ जैसे शिखर है तो कहीं दामोदर जैसी घाटी, किसी भाग में शुष्क पतझर वन है तो कहीं आर्द्र पतझर वन। झारखंड के भौगोलिक अध्ययन हेतु उसकी भूगर्भीय संरचना का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि उसके विभिन्न भागों में पाई जाने वाली चट्टानों के स्वरूप को जाने बिना उसकी उपयोगिता का पता लगाना प्रायः संभव नहीं होगा। पूरा झारखंड सामान्यतः छोटा नागपुर पठार के विस्तार क्षेत्र में पड़ता है। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। झारखंड उच्चावच की दृष्टि से समुद्र तल से कम 75 मीटर तथा अधिकतम 1100 मीटर ऊंचा है। उच्चावच की दृष्टि से संपूर्ण झारखंड को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा है। पाट क्षेत्र, मध्यवर्ती पठार, बाह्य पठार या निम्न पठार, दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र तथा संथाल परगना उच्च भूमि। हम लोग पढ़ेंगे पाट क्षेत्र को। दक्कन पठारी भूभाग के अंतर्गत मेसा भू आकृति के समान ही पाट क्षेत्र की भू आकृति है। किसके समान? मेसा भू आकृति के समान।
क्योंकि दक्कन लावा प्रवाह के द्वारा इन क्षेत्रों में भू आकृतियों का निर्माण हुआ है। अपरदनों के कारण झारखंड क्षेत्र की धरती प्रारंभिक काल के संप्राय मैदान के रूप में थी। क्या थी? मैदान के रूप में थी। किंतु क्रिएटीय अपरदनों के कारण झारखंड क्षेत्र की धरती प्रारंभिक काल से संप्राय मैदान के रूप में थी, किंतु क्रिएटिशियस और आरंभिक इयोसीन युग में हुए लावा उद्गार के कारण आधारभूत नीस और बेसाल्ट के ऊपर लावा की परत फैल गई। कालांतर में इस बेसाल्ट का रूपांतरण मौसमी प्रभाव के कारण बॉक्साइट लिग्नाइट में हुआ। इस कारण पाट भूमि निर्मित हुई। लावा प्रवाह के पश्चात भूगर्भिक हलचल के कारण छोटा नागपुर की संप्राय धरती का उत्थान हुआ। यह भूभाग 3 क्रमिक उत्थानों के पश्चात 1100 मीटर तक ऊंचा हो गया। पाट क्षेत्र का विस्तार लातेहार, लोहरदगा और गुमला में हुआ। इसका वर्गीकरण पलामू पाट और गुमला लोहरदगा पाट में हुआ। पलामू पाट के अंतर्गत नेतरहाट पाट, जूड़ा डूमर पाट, जमीरा पाट, गुलगुल पाट, पेशरार पाट और कबरा पाट है। जबकि गुमला लोहरदगा पाट के अंतर्गत खमार पाट, महुआ पाट, परवार पाट, गर पाट, दुंधिया पार्क, मडुआ पार्क, रुदनी पाट, बगरू पाट, ललमटिया पाट, सेरेंगदाग पाट, कोयला पाट और डूंगर पाट है। पाट क्षेत्र में खनिज, बॉक्साइट, चाइना क्ले, लिग्नाइट आदि पाए जाते हैं। लोग पढ़ेंगे रांची हजारीबाग पठार को। रांची एवं हजारीबाग पठार का निर्माण काल एक ही है, किंतु अध्ययन की सुविधा के लिए रांची पठार तथा हजारी पठार के रूप में विभाजित किया गया है। रांची पठार की अवस्थिति संपूर्ण रांची तथा खूंटी जिला में है। संपूर्ण रांची तथा खूंटी जिला में रांची पठार विस्तृत है। यह भूभाग समतल प्रायः एवं धीमी ढाल वाला क्षेत्र है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। आदिवासी घनत्व मध्यम है तथा समान रूप से वितरित है। यहाँ प्रत्येक गांव में भूमि को 2 प्रकार मिलते हैं। प्रत्येक गांव के भूमि को का कितना प्रकार मिलता है? 2 प्रकार मिलता है, दौंड और टाड़। निम्न भूमि को दौंड तथा उच्च भूमि को टाड़ कहते हैं। गांव में दौंड और टाड़ भूमि का अनुपात 60:40 है। यह क्षेत्र संप्राय है, किंतु अनेक छोटी छोटी पहाड़ियाँ बिखरी हुई है। इसे टोंगरी कहा जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियों को टोंगरी कहा जाता है। कहीं यह मिट्टी से आवृत है, जिसके कारण जंगल भी उन पर मिलते हैं, किंतु अनेक टोंगरियाँ केवल चट्टानी है जो ग्रेनाइट नीस से निर्मित लैकोलिथ, फैकोलिथ और बैथोलिथ के अनावृत रूप में प्रकट हुई प्रतीत होती है। भौतिक रूप की दृष्टि से झारखंड पठार को 4 भागों में बांटा है। उत्तरी स्कार्पमेंट, दक्षिणी स्कार्पमेंट, मध्यवर्ती रांची पठार और मोरवान। मोरवान में रांची पठार का उत्तर पूर्वी किनारा, चौड़ा व धीमी ढाल वाला क्षेत्र अनगढ़ा व सिली प्रखंड में विस्तृत है। हजारीबाग पठार यह दामोदर नदी एवं रांची पठार के उत्तर में स्थित है। इसकी लगभग ऊंचाई 600 मीटर है, जो करीब 300 मीटर ऊंचे पठारों से घिरा हुआ है। रांची पठार के समान इसमें भी विलग पहाड़ियाँ पाई जाती है। ऊंचाई में इस पठार के रांची पठार से समान होने के कारण दोनों का एक साथ निर्मित होना है। भू आकृति की दृष्टि से यह रांची पठार की तरह ही समतलीय प्रायः टोंगरियों से युक्त दौन और टाड़ भूमि का सम्मिलित क्षेत्र है। इसके चारों ओर एस्कार्पमेंट है। दक्षिण और दामोदर घाटी का एस्कार्पमेंट अनेक सहायक नदियों द्वारा अपर्दित है तथा घने जंगलों से आच्छादित है। भौतिक रूप से झारखंड में एक और उपभाग चिन्हित करते हैं, अंतर पठारी श्रृंखला या कटक। यह कटक हजारीबाग पठार और रांची पठार के बीच विभाजक के रूप में है। यूँ तो ये दोनों पठार गोंडवाना गर्त द्वारा विभाजित होते हैं, किंतु दामोदर नदी घाटी के पश्चिम भाग में यह कटक विभाजक के रूप में स्थित है। दामोदर नदी घाटी के पश्चिम भाग में कटक के रूप में विभाजित है। इसके पूर्वी भाग से दामोदर नदी तथा पश्चिमी भाग से औरंगा नदी का उद्भव हुआ है।
हम लोग पढ़ेंगे बाह्य छोटा नागपुर पठार को। रांची हजारीबाग पठार तथा पाट प्रदेश को पठारों का एक अन्य क्रम 3 ओर से घेरे हुए है। इसे ही बाह्य छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। इस क्षेत्र की ऊंचाई 300 से 600 मीटर है, परंतु पारसनाथ की पहाड़ी 1365 मीटर ऊंची है। इसे पायरोक्सिन ग्रेनाइट निर्मित माना जाता है। पूर्व और दक्षिण की ओर ऊंचाई में ह्रास दिखाई देता है, किंतु उत्तर की ओर कोडरमा के पठार क्षेत्र में तीव्र ढाल की स्थिति मिलती है। इस पठार को 2 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी बाह्य पठार और दक्षिणी बाह्य पठार। पुनः उत्तरी बाह्य पठार को भौतिक रूप की दृष्टि से 6 उपभागों में वर्गीकृत किया है। गढ़वा ऊंची भूमि, कोयल औरंगा बेसिन, छतरपुर मैदान, चतरा पठार, कोडरमा गिरिडीह पठार और उत्तर अपरदित किनारा। यह 6 भागों में उत्तरी बाह्य पठार को बांटा गया है। तो पढ़ेंगे उत्तरी बाह्य पठार को। गढ़वा उच्च भूमि उत्तरी कोयल तथा कनहर नदियों के मध्य इसकी अवस्थिति है। इन 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को कभी किसी ने पश्चिमी पलामू कहा, तो किसी ने कोयल कनहर अंतरप्रवाही उच्च भूमि कहा। कोयल औरंगा बेसिन। कोयल औरंगा बेसिन को ऊपरी एवं निम्न बेसिन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। छतरपुर मैदान। छतरपुर मैदान वस्तुतः पुनपुन नदी का ऊपरी बेसिन क्षेत्र है। यह 150 मीटर से 300 मीटर ऊंचा क्षेत्र है, जो बिल्कुल उत्तरी किनारे पर स्थित है। चतरा पठार। चतरा पठार से लीलाजन नदी की अनेक सहायक नदियां उद्भूत होकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अमानत नदी की सहायक नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात इस पठार का ढाल उत्तर तथा पश्चिम की ओर है। यह पठार काफी अपरदित है एवं घने जंगलों से आच्छादित है। कोडरमा गिरिडीह पठार पश्चिम में बराकर मोहना जल विभाजक से पूर्व में किऊल तथा अजय नदी के स्रोत क्षेत्र तक कोडरमा पठार का विस्तार है। यह क्षेत्र धारवाड़ शिष्ट और क्वार्टजाइट से समृद्ध है। चतरा कोडरमा गिरिडीह पठारों का उत्तरी किनारा 300 से 150 मीटर के बीच का वह क्षेत्र है जो झारखंड की पठारी भूमि और गंगा के मैदान की सीमा को निर्धारित करती है। इसका स्कार्प का विस्तार पश्चिम में छतरपुर के पूर्वी भूभाग से लेकर गिरिडीह जिला के गांवा तीसरी और देवरी प्रखंड तक उत्तरी हिस्से में फैला हुआ है। दक्षिण बाह्य पठार विस्तार इसका रांची पठार के दक्षिण में है। क्षेत्र पश्चिम में सिमडेगा से लेकर पूर्व में सरायकेला एवं पूर्वी सिंहभूम तक। इस पठार के मध्य में कोल्हान उच्च भूमि की ऊंचाई इस क्षेत्र के औसत ऊंचाई से कुछ अधिक है। यह रांची पठार के लगभग है। इस क्षेत्र को भी कई उपभागों में बांटा गया है। शंख नदी बेसिन, दक्षिणी कोयल बेसिन, धारवाड़ प्रदेश और पंचपरगना मैदान। शंख बेसिन प्रारंभ पाट प्रदेश के पश्चिमी ढाल से। ऊपरी शंख बेसिन क्षेत्र की औसत ऊंचाई अधिक होने के कारण उसे पाट क्षेत्र के अंतर्गत ही मानते हैं। निचला शंख बेसिन स्पष्ट रूप से बाह्य या निम्न पठारी भूभाग का हिस्सा प्रतीत होता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिणी गुमला जिला एवं संपूर्ण सिमडेगा जिले का विस्तार है। दक्षिणी कोयल बेसिन। दक्षिणी कोयल बेसिन के ऊपरी भूभाग का विस्तार रांची पठार तथा निम्न कोयल बेसिन क्षेत्र का विकास प्रायः पठारी भाग में हुआ है। कोयल रांची पठार में प्रवाहित होती लोहरदगा के पास दक्षिण की ओर मुड़कर आगे बढ़ती है, तो बसिया कोनवीर प्रखंड से इसका निचला बेसिन क्षेत्र प्रारंभ होता है। इसके आगे स्कार्पमेंट से उतरने के बाद इसका संगम कारो नदी के साथ हो जाता है। आगे यह सारंडा के पश्चिमी उत्तर किनारे से होते हुए उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। धारवाड़ प्रदेश आर्कियन चट्टानों के अपरदित अवसादों के निक्षेपण एवं रूपांतरण वाले क्षेत्र को धारवाड़ क्षेत्र कहा जाता है। इसी कारण इस क्षेत्र में ग्रेनाइट और नीस आधारभूत चट्टानों के ऊपर हाइलाइट और माइका सिस्ट के जमाव मिलते हैं। यहाँ पर प्राचीन मोड़दार पर्वत के चिन्ह स्पष्ट मिलते हैं, साथ ही पेनी प्लेन के चिन्ह भी मिलते हैं। इसका विस्तार पूर्व पश्चिम दिशा में उत्तरी सिंहभूम जिला से लेकर सिमडेगा जिला के पूर्वी एवं दक्षिणी भागों में है।
जमशेदपुर इस श्रृंखला के ठीक बीच में आता है। वर्तमान दालमा पहाड़ी जो पूरब से पश्चिम दिशा में फैली है, वे उक्त प्राचीन पर्वतों के उत्तरी ढाल में अवस्थित है। ग्रेट शियर जोन अथवा थ्रस्ट जोन यहाँ पूर्व उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण पश्चिम और पूरब पश्चिम दिशा में लगभग 100 मीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है। पंच परगना मैदान अवस्थित इसकी स्वर्णरेखा घाटी के ऊपर। पंच परगना क्षेत्र में सिल्ली, बूंदू, तमार, अर्की और सोनाहातू सम्मिलित है। यह रांची पठार का पूर्वी किनारा है। यह ढालू एवं समतल प्रायः है। इसका उत्तर भाग मोरवान कहलाता। दामोदर बराकर नदी घाटी का क्षेत्र। दामोदर घाटी का विस्तार एक चौड़ी घाटी के रूप में विविध ऊंचावचों के साथ है। इस घाटी क्षेत्र में अनेक एकाकी पहाड़ी सरकाप, किनारा और छोटे पठारी भूभाग दिखाई देते हैं। यहाँ की चट्टानें महादेव सीरीज के बालू पत्थर और कांग्लोमरेट से निर्मित है, जो कहीं कहीं हजारीबाग और रांची पठार के समतुल्य ऊंचे होते जाते हैं। दामोदर घाटी के दो भागों को विभाजित किया गया है, ऊपरी दामोदर और निचली दामोदर। इसका विभाजन 300 मीटर की कंटूर रेखा से होता है। दामोदर नदी घाटी के ठीक उत्तर पूर्वी भाग में बराकर नदी घाटी अवस्थित है। ये दोनों घाटियां एक ऊंचे जल विभाजन से पृथक होती है। यह क्षेत्र अनेक छोटी छोटी अपशिष्ट पहाड़ियों से बना है। इन्हीं के बीच में पारसनाथ की पहाड़ी है, जो 4480 फीट ऊंचा है। पारसनाथ पहाड़ से लेकर बराकर रेलवे स्टेशन तक इन अवशिष्ट पहाड़ियों की कड़ी बनी हुई है। यह श्रृंखला दामोदर नदी या द्रोणी की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। बराकर घाटी का ऊपरी भाग समतल प्रायः है, किंतु निचला भाग सीढ़ीनुमा ढाल का निर्माण करता है। यह घाटी गिरिडीह के पास देशांतरीय चौड़ाई के रूप में सर्वाधिक विस्तृत है। अंतर प्रवाही उच्च भूमि का निर्माण हजारीबाग पठार और कोडरमा पहाड़ों से निकलने वाले दो स्परों के मेल से हुआ है। इस ऊंचे भूभाग का विस्तार कुछ दक्षिण पूर्व की ओर कोनार, जमुनिया और बराकर नदी घाटियों में हुआ है। संथाल परगना उच्च भूमि एवं अपर्दित भूभाग। संथाल परगना का संपूर्ण क्षेत्र कहीं भी 300 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। इसका मुख्य पहाड़ी भूभाग संथाल परगना के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, तो दक्षिण तथा पश्चिम भाग अनेक नदियों द्वारा अपर्दित होकर निम्न स्वरूप धारण कर लिया है। इसलिए इसे मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। राजमहल पहाड़ी और अपर्दित भूभाग। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र यह दो वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम इसका मुख्य पहाड़ी क्षेत्र, जिसे अनेक नदियां निकलकर पूर्वी ढाल में प्रवाहित होती है। इन नदियों द्वारा पर्वत की तलहटी क्षेत्र में भारी मात्रा में जलोढ़ का निक्षेपण किया गया है, जिससे जलोढ़ उच्च भूमि का निर्माण होता है। द्वितीय भाग यही जलोढ़ उच्च भूमि है, जिसका विस्तार एक पतली पट्टी के रूप में उत्तर से दक्षिण दिशा में हुआ है। इस पट्टी में राजमहल, उधवा, बरहरवा, पाकुड़, महेशपुर, पकुड़िया, शिकारीपाड़ा और पथरा आदि अवस्थित है। दुमका, पाकुड़ और साहेबगंज जिलों के मध्यवर्ती भाग में मुख्यतः राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है। जामताड़ा, देवघर और दुमका जिले का पश्चिम भाग अपर्दित भूभाग के अंतर्गत शामिल है। इसे भौतिक रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। देवघर अपर्दित निम्न क्षेत्र, अजय मोर बेसिन और राजमहल का उत्तर पश्चिम भाग। राज्य में 24 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश के उत्तर में देवघर अपर्दित निम्न भाग का विस्तार माना जाता है। यह मधुपुर और फुलगड़ी पहाड़ी के उत्तर में स्थित है। यह 275 मीटर से ऊंचा क्षेत्र है तथा अजय बेसिन के ऊपरी भाग। इसका विस्तार पूरब से पहाड़ी क्षेत्र से पश्चिम में बराकर अजय विभाजन तक है। अजय नदी निम्न बेसिन मधुपुर के दक्षिण में प्रारंभ होता है। यह निम्न ढाल वाला क्षेत्र है। अनेक सहायक नदियों के द्वारा यह क्षेत्र काफी अपर्दित हुआ है, किंतु कहीं कहीं अपशिष्ट पहाड़ियों के दृश्य दिखाई पड़े जाते हैं। निज क्षेत्र में प्रवाहित अजय मोर बेसिन के दृश्य बराकर बेसिन के समान ही दृष्टिगत होते हैं। यहाँ अधिवासीय क्षेत्र दो नदियों के बीच का भाग होता है। गोड्डा जिला अंतर्गत राजमहल पहाड़ी का पश्चिमी भाग, मध्यवर्ती गंगा का दक्षिण पूर्वी किनारा। तो पढ़ेंगे झारखंड की जलवायु को।
मानवीय क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु का स्थान प्रथम है। बृहद रूप से झारखंड को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के क्षेत्र में रखा जाता है। किस क्षेत्र में? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के क्षेत्र में रखा जाता है। यहाँ पवनों का सामान्य संचलन 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर तथा 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर होता है। समुद्र से दूरी, अक्षांशीय स्थिति, विविध उच्चावचीय स्वरूप आदि भौगोलिक तत्वों के कारण झारखंड की जलवायु प्रभावित होती है। झारखंड की जलवायु प्रभावित होती है। कर्क रेखा के राज्य से होकर गुजरने एवं राज्य की पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी के निकट होने के कारण यहाँ उष्णार्ध प्रकार की जलवायु होती है। पश्चिमी भाग शुष्क जलवायु होने के कारण उपोष्ण है। दक्षिण में दलमा एवं कोल्हान धंजोरी का उच्च प्रदेश बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून हवाओं के पूर्वी प्रवाह के कारण प्राकृतिक मार्ग प्रदान करती है। इसी प्रकार दामोदर घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली मानसूनी हवाएं पंचायत, लूडोडुमरा पहाड़ तथा खमार प्रपात के पूर्वी भाग द्वारा अवरोधित किया जाता है, जो इस ओर वर्षा करती है। झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अक्षांश। झारखंड की अवस्थिति 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 18 उत्तर अक्षांश के मध्य है। कर्क रेखा लगभग इसके मध्य से होकर गुजरती है। अंततः तापमान की दृष्टि से झारखंड उष्णकटिबंध में पड़ता है। ऊंचाई इसकी। राज्य में अधिकांश क्षेत्रों की ऊंचाई 400 मीटर से अधिक मिलती है। पाट प्रदेश में ऊंचाई 900 मीटर से ऊपर, तो रांची हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर मिलती है। चूँकि बढ़ते ऊंचाई के साथ ताप में कमी आती है, अंततः रांची, नेतरहाट जैसे ऊंचे क्षेत्र कम ताप के क्षेत्र में माने जाते हैं। समुद्र से दूरी। राज्य का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से मात्र 90 किलोमीटर दूर है। अतः अप्रैल तथा अक्टूबर-नवंबर में उत्पन्न होने वाली चक्रवातीय दशाओं का स्पष्ट प्रभाव राज्य के विभिन्न क्षेत्र में दृष्टिगोचर होता है। पश्चिमी विक्षोभ। यह शीतोष्ण चक्रवात का ही एक रूप है, जो शीतकाल के भूमध्य सागर की ओर आता है। दिसंबर से फरवरी के मध्य राज्य में होने वाली वर्षा इससे संबंधित होती है। कभी कभी पश्चिमी विक्षोभ शीत लहरों को अपने साथ लाता है, जिसे दिसंबर-जनवरी में न्यूनतम तापमान की दशाएं विकसित होती है। झारखंड का मौसम। उष्ण ग्रीष्मकाल मार्च से मई। मार्च से राज्य में तापमान सूर्य के उत्तरायण होने के कारण बढ़ता है। सबसे गर्म महीना मई होता है। इस ऋतु में झारखंड का औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इस उच्च तापमान का कारण धीरे धीरे सूर्य का उत्तरायण होना, दिन का लंबा होते जाना और सूर्य ताप में वृद्धि। बढ़ते तापमान के कारण पठार के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। वायु की गति इस समय सामान्यतः बढ़ती जाती है। राज्य में सर्वाधिक ताप वृद्धि मेदिनीनगर यानी डाल्टनगंज में और सबसे कम ताप वृद्धि पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर में दर्ज की जाती है। झारखंड में गर्मी में सर्वाधिक तापमान जमशेदपुर में तथा सबसे कम तापमान हजारीबाग जिला में पाया जाता है। राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भाग के तापांतर में अंतर होता है। इस तापांतर का कारण क्षेत्रीय एवं स्थानीय जैसे पश्चिम सिंहभूम क्षेत्र की वनस्पतियां, रांची की ऊंचाई तथा दुमका में समुद्री प्रभाव तापमान को नियंत्रित करता है। वर्षा काल जून से सितंबर। दक्षिण पश्चिम मानसून से राज्य की कुल वर्षा 80% से अधिक भाग प्राप्त होता है। राज्य का पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी की शाखा से, जबकि मध्यवर्ती और पश्चिमी भाग में बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की शाखा दोनों से वर्षा प्राप्त होता है। झारखंड में मानसून का आगमन 10 जून के आसपास हो जाता है। कब? 10 जून के आसपास। इस समय भारत के पश्चिम हिस्से एवं नागपुर के पठार के पास निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है। ये निम्न वायुदाब क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से आने वाली उष्णार्ध हवाओं को खींचते हैं तथा वर्षा करवाते हैं। झारखंड में वर्षा की मात्रा असमान पाई जाती है। छोटा नागपुर के पठार में उच्च भाग जैसे 900 मीटर ऊंचे पाट प्रदेश तथा रांची हजारीबाग के 600 मीटर ऊंचे पठारों पर वर्षा की मात्रा ऊंचाई के कारण अधिक होती है। दामोदर तथा स्वर्णरेखा नदी घाटियों के मार्ग से
चलने वाली हवाओं के कारण झारखंड के भीतरी भाग के कुछ क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा उच्च पाई जाती है। नेतरहाट का पहाड़ झारखंड का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। झारखंड में वर्षा की प्राकृतिक सामयिक है जो एक मौसम विशेष में ही अधिक होती है। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर होती है, लेकिन राज्य के अधिकांश भाग 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करते हैं। इस ऋतु में कुल वर्षा 80% भाग की प्राप्ति होती है तथा शेष 8 महीने में कुल वर्षा के 20% की प्राप्ति हो पाती है। वर्षा की अनिश्चितता इसकी एक अन्य प्रकृति है, जिससे राज्य की कृषि भी काफ़ी अनिश्चितता की स्थिति में रहती है। राज्य में नेतरहाट अधिकतम वर्षा का क्षेत्र है, 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। स्वतंत्रता से पूर्व इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। संयुक्त राज्य टेनेसी घाटी परियोजना के तहत यहाँ दामोदर घाटी परियोजना की संरचना प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में की गई थी। किसके काल में? जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में टेनेसी घाटी परियोजना के तर्क पर दामोदर घाटी परियोजना चलाई गई थी। इससे बंगाल में प्रत्येक वर्ष आने वाले बाढ़ रुक गए थे। हजारीबाग से बंगाल वर्धमान जिले तक इस नदी की धारा तीव्र होती है। कहाँ से? हजारीबाग से बंगाल का वर्धमान जिला तक, क्योंकि इस स्थिति में वह छोटा नागपुर के पठारी भाग से नीचे की ओर बहती है। कोनार, बराकर, बोकारो, जमुनिया आदि दामोदर की सहायक नदियां हैं। भारत की सबसे अधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र इसी नदी घाटी क्षेत्र में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त चूना, लोहा, फायराक्ले आदि अन्य खनिज पदार्थ भी इस क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र में सिंदरी, मूरी, कुल्टी, हीरापुर, झरिया, मैथन, चिरकुंडा, चितरंज आदि अनेक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हुए हैं। इस नदी घाटी में सिंचाई के उद्देश्य से अनेक बांध, अनेक जल विद्युत केंद्र, अनेक ताप विद्युत केंद्र स्थापित हुए हैं। बराकर नदी का उद्गम हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग से है। हजारीबाग पठार के उत्तर कगारू से निकलकर यह अर्धवृत्ताकार मार्ग बनाती है, स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है और बंगाल की सीमा क्षेत्र में दामोदर में मिल जाती है। उसरी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। बराकर की सहायक नदी उसरी है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बराकर नदी पर बांध बनाकर जलाशय का निर्माण किया गया है, जो मैथन बांध के नाम से जाना जाता है। यहाँ जल विद्युत का उत्पादन होता है। जल विद्युत से इस क्षेत्र में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। ब्राह्मणी नदी, इसका उद्गम दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से है। ब्राह्मणी नदी दामिन ए कोह में झिलमिली और मोसनिया बंगला होते हुए बहती है। यह नदी दरिन मोलेश्वर के पास पाकुड़ को छूकर बंगाल में नलहट्टी रेलवे स्टेशन के पास गंगा में मिल जाती है। गुमरो और एरो इसकी सहायक नदियां हैं। इस पर वेदारा बैराज का निर्माण किया गया है। वेदारा बैराज का निर्माण गुमरो और एरो की सहायक नदी ब्राह्मणी नदी पर किया गया है। गुमानी नदी, इसका उद्गम राजमहल की पहाड़ी गुमानी साहिबगंज जिले की प्रमुख नदी है। यह राजमहल की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर पूर्वी खड्डर का निर्माण करती है। इस नदी को दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो क्रमशः उत्तर एवं दक्षिण की ओर से आकर इसे मिलती है। मेरेल नदी इसकी उत्तर की ओर से आकर बुढ़ैत के पास मिलती है, जहां पर गुमानी कुछ दूर पूरब चलकर दक्षिण की ओर मुड़ती है। इसी तरह दक्षिण की ओर से एक नदी इसमें बरहेज से पहले ही मिलती है। लगभग 60 किलोमीटर पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित होने के बाद यह नदी कुछ दूर मैदानी भाग में प्रवाहित होकर गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिलने के लिए झारखंड की सीमा छोड़कर कुछ दूर इसे बंगाल में प्रवाहित होना पड़ता है। बांसलोई नदी, उद्गम स्थल गोड्डा जिले के बांस पहाड़ी से
बांसलोई नदी पूर्व की ओर बहती हुई दुमका जिले के उत्तरी सीमा बनाते हुए इसे गोड्डा और पाकुड़ से अलग करती है। यह नदी दुमका में पांचावारा के नज़दीक प्रवेश करती है तथा मुरारई रेलवे स्टेशन के पास गंगा में मिल जाती है। मुरारई में गंगा में मिल जाती है बांसलोई नदी। दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र। स्वर्ण रेखा एवं इसकी सहायक नदियों को इस अपवाह तंत्र के में शामिल किया जाता है। स्वर्ण रेखा की सहायक नदियों में राढ़ू, खरकई, कांची, करकरी, संजय, कसाई आदि शामिल है। स्वर्ण रेखा नदी, इसका उद्गम स्थल रांची जिला के नगरी प्रखंड के टिकरा टोली गांव से है। कहाँ से? रांची जिला के नगरी प्रखंड के टिकरा टोली गांव से है। रांची जिले से बहती हुई स्वर्ण रेखा सिंहभूम जिले में प्रवेश करती है। यहाँ से यह उड़ीसा राज्य में चली जाती है। यह मौसमी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ गहरी घाटियों तथा जलप्रपात का निर्माण करती है। रांची से 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्वर्ण रेखा द्वारा हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण किया गया है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 243 फीट है। स्वर्ण रेखा स्वतंत्र रूप से सागर में मिलने वाली राज्य की एकमात्र नदी है। इस नदी में स्वर्ण कर्ण पाए जाते हैं। स्वर्ण रेखा एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा 3 जलप्रपातों का निर्माण किया गया है। कितनी? 3 जलप्रपातों का निर्माण किया गया है। इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियाँ राढ़ू, कांची और खरकई है, जो पूर्व दिशा से बहती हुई इसमें आ मिलती है। राढ़ू उद्गम स्थल होरहाप से। राढ़ू नदी होरहाप से निकलकर सिल्ली के दक्षिण में स्वर्ण रेखा में मिल जाती है। यह नदी अपने मार्ग में जोन्हा के पास गौतम धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कहाँ? जोन्हा में गौतम धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। यह जलप्रपात 56 फीट ऊंचा है। कांची, यह नदी राढ़ू की सहायक नदी है। तैमारा से दक्षिण में इस नदी द्वारा 10म जलप्रपात का निर्माण किया गया है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 144 फीट है। कांची में 10म जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 144 फीट है। खरकई, यह स्वर्ण रेखा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। किसकी? स्वर्ण रेखा की। जमशेदपुर इसी नदी के तट पर अवस्थित है। जमशेदपुर खरकई नदी के तट पर स्थित है। इस नदी पर ईचा के निकट खरकई जलाशय का निर्माण किया गया है। झारखंड और उड़ीसा के मध्य सीमा का निर्धारण इसी नदी द्वारा किया जाता है। किस नदी द्वारा? खरकई नदी के द्वारा। इसकी सहायक नदी संजय है। खरकई की सहायक नदी संजय है। लोग पढ़ेंगे दक्षिणी अपवाह तंत्र को। दक्षिणी कोयल तथा शंख नदी इस अपवाह प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। दक्षिणी कोयल उद्गम स्थल रांची जिला के नगरी प्रखंड के दक्षिणी भाग से। रांची जिला के नगरी प्रखंड से निकलकर सीधे पश्चिम दिशा में बहते हुए लोहरदगा पहुंचती है। लोहरदगा से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाती है और लोहरदगा तथा गुमला जिला होते हुए सिंहभूम में प्रवेश कर जाती है। अंत में यह नदी उड़ीसा में प्रवेश करती है। यहाँ से आगे बढ़कर दक्षिणी कोयल गांगपुर के पास शंख नदी में मिल जाती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कारू है। इसी स्थान पर विवादास्पद कोयला कारू परियोजना का निर्माण किया जाना था, किंतु अब यह परियोजना बंद की जा चुकी है। शंख नदी उद्गम स्थल नेतरहाट पहाड़ के पश्चिम भाग से। यह नदी उत्तरी कोयल के ठीक विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। यह गुमला जिला के उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र में डुमरिया और चैनपुर प्रखंड से प्रारंभ होकर आगे बढ़ती है। यहाँ इन 2 प्रखंड क्षेत्रों में चारों ओर से पहाड़ियाँ अपने लिए स्रोत तैयार करती है। इसका आरंभिक बेसिन क्षेत्र अंडाकार आकृति का है, जिसे बरवे मैदान या ऊपरी शंख बेसिन कहा जाता है। दक्षिण की ओर यह जब आगे बढ़ती है तो काफ़ी सकरी घाटी का निर्माण करती है। दोनों पार्श्वों में 650 मीटर ऊंचे भूभाग है, जो खड़ी ढाल का निर्माण करते हैं। रायडी के दक्षिण भूभाग से इस घाटी का विस्तार प्रारंभ हो जाता है। गार जैसी भू आकृति से पार होकर यह निचले संघ बेसिन में प्रवेश करती है। शिवडेगा, कुरडेग, ठेठई टांगर और बेलवा प्रखंड निचले संघ घाटी के क्षेत्र है। यह काफ़ी चौड़ा क्षेत्र है। चिर्रा, लावा, कोक, केदार आदि इसकी सहायक नदियां हैं। उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र। पलामू प्रमंडल में इस अपवाह तंत्र का विस्तार देखा जा सकता है। इसमें उत्तरी कोयल का अपवाह तंत्र सम्मिलित है
औरंगा और अमानत इसकी सहायक नदियां हैं। सोन में मिलने वाली कनहर नदी भी इसी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। उत्तरी कोयल उद्गम स्थल गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड से। उत्तर कोयल चैनपुर से निकलकर घाघरा प्रखंड की पश्चिमी सीमा पार कर विशुनपुर प्रखंड से होते हुए पाट क्षेत्र से उत्तर की ओर लातेहार जिला के गारू और बरवाडी प्रखंडों को पार करती हुई चैनपुर डाल्टनगंज क्षेत्र से यह समतल भूभाग में आगे बढ़ती है। कौन नदी? उत्तरी कोयल नदी। यह बूढ़ा, अमानत, औरंगा आदि नदियों को समाहित करती 255 किलोमीटर की पहाड़ी एवं मैदानी दूरी तय कर सोन से जा मिलती है। बूढ़ा नदी महुआ डांड क्षेत्र से निकलकर सेरंगदाग पाट के क्षेत्र में इससे मिलती है। बूढ़ा घाघ इसी नदी पर स्थित है, जो झारखंड की सबसे ऊंचा प्रपात है। इसकी ऊंचाई 450 फीट है। बूढ़ा घाघ की ऊंचाई 450 फीट है। औरंगा नदी उद्गम स्थल लोहरदगा जिला के किस्को प्रखंड से। यह उत्तरी कोयल की सहायक और पलामू की महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी का उद्गम लोहरदगा जिला की किस्को प्रखंड की उत्तरी सीमा में स्थित उलदाग गांव की उत्तर सीमा क्षेत्र से होता है। यहाँ से आगे बढ़ने पर इसकी सहायक नदियाँ घाघरी, गुवा नाला, धधारी, शुक्री आदि इससे मिलती है, जिससे इसका प्रवाह सामर्थ्य बढ़ता ही जाता है। औरंगा नदी मनिका के दक्षिण भाग से प्रवाहित होकर आगे लेसलीगंज और बरवाडी प्रखंडों की सीमा बनाती हुई कोयल नदी से मिल जाती है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मध्यम सिंचाई योजना का स्थल इसी नदी को बनाया गया था। यह योजना पूरी हो जाने पर हजारों एकड़ भूमि सिंचित हो पाएगी। अमानत उद्गम स्थल चतरा जिला। औरंगा लगभग 60 किलोमीटर तथा अमानत 100 किलोमीटर लंबी दूरी तय कर कोयल की आधी लंबाई सृजित करती है। इस नदी पर छोटे छोटे बैराज बनाकर काफ़ी भूमि सिंचित की जा सकती है। यह नदी चतरा जिला से आरंभ होकर बालूमाथ की उत्तरी सीमा बनाती पाकी प्रखंड में प्रवेश करती है। आगे लेसलीगंज पाटन की सीमा बनाती डाल्टनगंज से उत्तर में यह कोयल से मिल जाती है। जिजोई, माइला, जमुनिया, खैरा, चाको, सैलाही, पाटम आदि इसकी सहायक नदियां हैं। कनहर उद्गम स्थल सरगुजा छत्तीसगढ़। इसी नदी का उद्गम सरगुजा से होता है, किंतु झारखंड में इसका प्रवेश गढ़वा जिला के भंडरिया प्रखंड से होता है। यहाँ 80 किलोमीटर तक यह राज्य की सीमा बनाती है। आगे रंका प्रखंड की पश्चिमी सीमा बनाती हुई धुरकी प्रखंड में प्रवेश करती है। इसके पश्चात पश्चिम की ओर मुड़कर यह उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है। कनहर जलाशय योजना गढ़वा के बाराडी गांव में प्रस्तावित है, जो तत्कालीन मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त योजना थी, लेकिन 1982 से आज तक यह परियोजना पूर्ण नहीं हो सकी। अब झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ बांध के बजाय बैराज बनाने का विचार कर रही है। यह नदी झारखंड की उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र में पलामू की दक्षिणी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती प्रवाहित होती है। यह उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर सोन में जाकर मिल जाती है। उत्तरी अपवाह तंत्र। उत्तरी अपवाह तंत्र कुछ वैसी नदियों का उद्गम क्षेत्र है जो बिहार के मध्य भाग में अपना प्रवाह तंत्र विकसित करती है, अतः यह अपवाह तंत्र झारखंड के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यह प्रवाह तंत्र का विकास उत्तरी चतरा जिला, हजारीबाग जिले का चंपारण प्रखंड, उत्तरी कोडरमा जिला क्षेत्रों के उस भूभाग में है जहां पूर्व से पश्चिम दिशा में लगातार निम्न पठार के उत्तरी किनारों में कगार निर्मित करती है। इन्हीं कगारों के ढाल क्षेत्र से सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु, सकरी, पंचाने, क्यूल आदि नदियां विकसित होती हैं। सोन नदी उद्गम स्थल मैकाल पहाड़ी अमरकंटक से पलामू जिला की उत्तरी सीमा का निर्धारण करते हुए यह नदी प्रवाहित होती है। उत्तरी कोयल की बड़ी सहायक नदी है। सोन नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक पहाड़ी से। इसे सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी को सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी के संबंध में ऐतिहासिक तथ्य है कि सोन और नर्मदा का उद्गम ब्रह्मा के आंसुओं से हुआ है। किसका? सोन और नर्मदा का उद्भव किससे हुआ है? ब्रह्मा के आंसुओं से हुआ है, जो अमरकंटक पहाड़ी की 2 ढालों पर गिर पड़ी और दोनों नदी के रूप में
प्रवाहित होने लगी। इस नदी को हिरण्यवाह भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सुनहरी रेत पाई जाती है। इसका महत्व झारखंड के सिर्फ सीमा के रूप में ही है। पलामू की सीमा छूते हुए यह नदी सीधे पूरब की ओर बढ़ती है। यह नदी झारखंड की उत्तरी पश्चिमी सीमा का 45 मील तक निर्धारण करती है, जहां यह भवनाथपुर थाना के क्षेत्र में पहाड़ी उत्तर छोर और कैमूर पहाड़ी की ढाल के बीच से प्रवाहित होती है। पुनपुन उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर में पुनपुन नदी का उद्गम होता है। इसे पवित्र नदी भी कहा जाता है। यह तथा इसकी सहायक नदी उत्तर कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से निकलकर सोन के समांतर बहती है। पुनपुन को कीकट नदी और कहीं कहीं बामागधी भी कहा जाता है। पुनपुन को कीकट और बामागधी भी कहा जाता है। गंगा से मिलने से पूर्व इसमें दारधा और मोरहर नामक सहायक नदियां आकर मिलती है। सकरी यह नदी भी छोटा नागपुर के भाग से निकलकर हजारीबाग, पटना, गया और मुंगेर जिला से प्रवाहित होकर बहती है। झारखंड से निकलकर यह उत्तर पूरब की ओर बहती हुई क्यूल और मोरहर नदी के साथ मिलकर गंगा के ताल क्षेत्र में बिखर जाती है। यह नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है। रामायण में इस नदी को सुमागधी के नाम से पुकारा गया है। उस काल में यह नदी राजगीर के निकट से प्रवाहित होती थी। कहाँ से? राजगीर के निकट से प्रवाहित होती थी। फल्गु छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से फल्गु नदी का उद्गम होता है। इस नदी की मुख्य धारा का निर्माण अनेक छोटी छोटी सरिताओं से मिलने से हुआ है। इस नदी को लीलांजन या अंतशिला के भी कहा जाता है। क्या? नीलांजन और अंतशिला भी कहा जाता है। बोध गया के निकट मोहना नामक सहायक नदी से मिलकर यह विशाल रूप धारण कर लेती है। गया के निकट इसकी चौड़ाई सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ? गया के निकट। पितृपक्ष के समय में देश के विभिन्न भागों से लोग फल्गु स्नान के लिए आते हैं और पिंडदान करते हैं। फल्गु स्नान के लिए आकर पिंडदान करते हैं। कौन सी नदी? लीलाजन या अंतशिला नदी में। राज्य के प्रमुख जलप्रपात, झील और बांध। हम लोग झारखंड के मैप में जानेंगे कि झारखंड राज्य के प्रमुख जलप्रपात और झील और जो बांध है वो कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, किस किस जिले में। झारखंड के गढ़वा जिले में गूंगा झांझ जलप्रपात है और हेसातु जलप्रपात है। गूंगा झांझ और हेसातु जलप्रपात गढ़वा जिले में। चतरा में 4 जलप्रपात है, तामसिन, केहरीदियो, मालोडीह और गुआ। ये 4 जलप्रपात चतरा जिले में है। गिरिडीह में उसरी जलप्रपात है। साहेबगंज में मोती जलप्रपात है। लातेहार में कांति जलप्रपात, बूढ़ा घाघ या लोध जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात, ये लातेहार जिले में है। धनबाद में भटिंडा जलप्रपात, रांची में सीता जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात और दसन जलप्रपात, ये 5 जलप्रपात रांची में है। खूंटी में एकमात्र जलप्रपात है पंचधारा जलप्रपात, जिसे हिरनी जलप्रपात भी कहा जाता है। खूंटी में पंचधारा जलप्रपात और हिरनी जलप्रपात है। राज्य में गढ़वा, चतरा, गिरिडीह, साहेबगंज, धनबाद, रांची, खूंटी और लातेहार जिला में जो प्रपात बनाए गए थे उसको हम लोगों ने देखा। बूढ़ा घाघ जलप्रपात, हम लोग इन प्रपातों की कुछ विशेषताओं को देखेंगे। बूढ़ा घाघ जलप्रपात राज्य के लातेहार जिला में उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात नेतरहाट से 16 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। यह राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ठीक है, इसे लोध जलप्रपात भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 137 मीटर या फीट में 450 फीट है। यह जलप्रपात बहुत ही खूबसूरत है तथा पर्यटकों को आकर्षित करती है। आकर्षित करती है। 137 मीटर या 450 फीट ऊंची जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात। देखेंगे हुंडरू जलप्रपात को। यह राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह रांची से करीब 28 किलोमीटर दूर स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर।
यह राज्य का दूसरा सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 74 मीटर या 243 फीट है। वर्षा के दिनों में इस जलप्रपात की धारा मोटी हो जाती है। वर्षा के दिनों में मोटी हो जाती है। इसी जलप्रपात से सिकिदिरी में पनबिजली का उत्पादन किया जाता है। कहाँ? सिकिदिरी में पनबिजली का उत्पादन हुंडरू जलप्रपात से किया जाता है। दसम जलप्रपात रांची से 40 किलोमीटर दूर रांची जमशेदपुर मार्ग पर तैमारा गांव के पास स्थित है। यहाँ कांची नदी 144 फीट की ऊंचाई से गिरती है। यह जलप्रपात खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों से घिरा हुआ है। इसमें 10 धाराएं हुआ करती थी। इसमें क्या होती थी? 10 धाराएं हुआ करती थी, इसलिए इसका नाम दसम जलप्रपात पड़ा था। जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात, इस जलप्रपात को गौतम धारा भी कहते हैं। रांची सिले मार्ग पर राड़ू नदी पर यह जलप्रपात स्थित है। यह जलप्रपात 56 फीट ऊंचा है। जोन्हा गांव के समीप अवस्थित होने के कारण इसे जोन्हा जलप्रपात भी कहा जाता है। उसरी जलप्रपात गिरिडीह टुंडी मार्ग पर गिरिडीह शहर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर यह जलप्रपात अवस्थित है। इस जलप्रपात को उसरी नदी की धारा से निर्मित होने के कारण उसरी जलप्रपात कहा जाता है। यदि नदी 40 फीट गहरे होने में नदी 40 फीट गहरे गड्ढे गिरने के बाद 3 धाराओं में बढ़ जाती है। नदी का पहाड़ पर नीचे की ओर घने जंगलों से प्रवाहित होना बहुत ही खूबसूरत दृश्य उपस्थित करती है। गिरिडीह यहाँ का निकटवर्ती रेलवे स्टेशन है। हिरनी जलप्रपात खूंटी चाईबासा मार्ग पर मुरहू बाजार से कुछ आगे बाईं ओर जलप्रपात स्थित है। रामगढ़ नदी जब पहाड़ों से गिरती है तब हिरनी जलप्रपात का निर्माण होता है। मुख्य सड़क से आधे किलोमीटर अंदर जाने पर मुख्य द्वार है, जहां आजकल पर्यटन विभाग द्वारा 5 रुपए के टिकट भी लिए जाने लगे हैं। पंचघाघ रांची से 40 किलोमीटर दूर खूंटी के पास स्थित पंचघाघ एक खूबसूरत पिकनिक स्थल और जलप्रपात है। वास्तव में यह 5 झरनों में का एक समूह है, जिसे स्थानीय लोग अपनी भाषा में पंचघाघ कहा जाता है। यहाँ पर बनई नदी विभाजित होकर 5 झरनों में बढ़ जाती है। बनई नदी 5 झरनों में बढ़ जाती है। कांती जलप्रपात चंदवा कुडू मार्ग पर सेन्हा से 6 किलोमीटर की दूरी पर यह जलप्रपात स्थित है। यह जलप्रपात लोगों के मनोहर हरियाली और मुख्य मार्ग से कम दूरी होने के कारण अच्छा पिकनिक स्थल बन गया है। सुखदलित जलप्रपात गढ़वा के धुरकी प्रखंड मुख्यालय से 9 किलोमीटर और गढ़वा जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर अवस्थित सुखदरी जलप्रपात सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। झारखंड और छत्तीसगढ़ को विभाजित करने वाली कन्हर नदी पर यह जलप्रपात है। झारखंड और छत्तीसगढ़ को विभाजित करती कौन सी नदी? कन्हर नदी। इसी पर यह सुखलदरी जलप्रपात है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 100 फीट है। कितनी है? 100 फीट है। घघारी जलप्रपात यह जलप्रपात रांची जिला के लापुंग प्रखंड में जामुनी नदी पर अवस्थित है। यह प्रपात 140 फीट ऊंचा है। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर सरसा ग्राम में जंगलों के मध्य साईं बाबा प्रसिद्ध मंदिर है। जलप्रपात के पास ही घघारी धाम स्थित है। यहाँ प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है। सीता जलप्रपात रांची पुरुलिया मार्ग पर रांची से 45 किलोमीटर दूर यह जलप्रपात स्थित है। यहाँ 350 सीढ़ी नीचे उतरकर झरने तक पहुँचा जाता है। ऐसी मान्यता है कि वनवास के समय भगवान राम, लक्ष्मण और सीता यहाँ ठहरे थे। कहाँ? रांची पुरुलिया मार्ग पर रांची से 45 किलोमीटर दूर यह जलप्रपात स्थित है। अन्य जलप्रपात को देखेंगे, किस नदी पर है, किस जिला में है, उसकी ऊंचाई कितनी है। सदनी जलप्रपात शंख नदी पर सर्पाकार रूप में है, गुमला जिले में 200 फीट। सतवाहिनी नदी पर गढ़वा जिले में। मुनिडीह या भटिंडा कतरी नदी धनबाद जिले में। मोतीझरा अजय नदी पर राजमहल की पहाड़ी महाराजपुर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूरी पर जो 1502 फीट की है। रजरप्पा भैरवी नदी पर रामगढ़ जिले में 12 से 15 फीट की है। नागफेनी दक्षिणी कोयल गुमला जिले में। गुरसेंधु गढ़वा रंका से 15 किलोमीटर दूर है। बलचौरा कन्हर नदी गढ़वा जिले में।
सुनवा रांची अनगरा प्रखंड में, सुगाकाट घाट शंख नदी सिमडेगा जिला, हेपाद घाघरा नदी गुमला विशुनपुर में, प्रेमा घाट गुमला जिला में, सिरका नदी गुमला जिले में, बोकारो हजारीबाग में, मिर्चैया जलप्रपात पलामू में, गोवा चतरा में, हेसातु और गुंगझल गढ़वा में, मालूदह और चतरा में। गर्म जलकुंड तेतुलिया धनबाद से 7 किलोमीटर दूर दामोदर नदी के किनारे तेतुलिया नामक स्थान पर अवस्थित सूरजकुंड हजारीबाग जिले में बड़हाथा से 2 किलोमीटर दूर जीडी रोड पर यह कुंड अवस्थित है। बारह झरना दुमका से 9 किलोमीटर दूर बारा गांव में स्थित है। लाडला उदह पाकुड़ में बोरू नदी के समीप अवस्थित है। शिवपुर पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड के शिवपुर गांव में स्थित है। नुनबिल यह सोता दुमका के किनालगुटा के पास है। बारामसिया पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड में। तपात पानी दुमका में मोर नदी तट पर। चरक खुर्द धनबाद जिला में टुंडी से 10 किलोमीटर दूर चरक खुर्द गांव में स्थित है। सुसुम पानी बाघमारा में मोर नदी तट पर अवस्थित है। ताता पानी यह प्रसिद्ध गर्मकुंड पलामू जिले में है। झरिया पानी दुमका जिले में गोपीकांदर के पास है। ततलोई दुमका जिले में भुरभुरी नदी के किनारे यह सोता अवस्थित है। झारखंड के महत्वपूर्ण बांध तिलैया बांध बराकर नदी पर कोडरमा जिला में है। मैथन डैम बराकर नदी धनबाद जिला। बाल पहाड़ी बांध बराकर नदी हजारीबाग जिला। पंचायत बांध दामोदर नदी पर धनबाद में। तेनूघाट बांध दामोदर नदी बोकारो में। कोनार बांध कोनार नदी हजारीबाग में। ये कुछ महत्वपूर्ण बांध थे। बोकारो बांध बोकारो नदी बोकारो जिला। कनाडा बांध जिसे मसांजोर बांध भी कहा जाता है मयूराक्षी नदी दुमका में। पतरातू बांध नलकारी नदी रामगढ़ में। गैतालसूद बांध स्वर्णरेखा नदी रांची में। ईचा बांध खरकई नदी पश्चिमी सिंहभूम में। अय्यर बांध दामोदर नदी पर। झारखंड के कुछ प्रमुख झील रांची झील रांची में। उड़को झील जमशेदपुर। डिमना झील पूर्वी सिंहभूम। तोपचाची झील धनबाद में। जुबली झील जमशेदपुर में। बिचकिलिया झील चतरा में। हजारीबाग झील हजारीबाग में और मैथन झील धनबाद में है। चलिए हम लोग मैप में भी देख लेते हैं। जल क्रीड़ा झारखंड हजारीबाग में बाल पहाड़ी बांध कोनार बांध और हजारीबाग झील है। कोडरमा में तिलैया बांध। गिरिडीह में खंडोली बांध। दुमका में कनाडा बांध। धनबाद में तोपचाची बांध। धनबाद में तोपचाची झील मैथन बांध और लेक पंचायत बांध। बोकारो में बोकारो बांध और तेनूघाट बांध। धनबाद में तोपचाची मैथन बांध और लेक पंचायत बांध। बोकारो में बोकारो बांध तेनूघाट बांध। रामगढ़ में पतरातू डैम। रांची में गैतलसूद बांध और रांची झील। पश्चिमी सिंहभूम में ईचा बांध। सरायकेला खरसावां चांडिल बांध। पूर्वी सिंहभूम डिमना झील जुबली झील हुडको झील और जुबली झील। रांची में रुक्का रांची और हटिया बांध। हम लोगों ने मैप के द्वारा भी झारखंड के जल क्रीड़ाओं को देखा। हम लोगों ने मैप के द्वारा भी झारखंड के विभिन्न जिलाओं में जल क्रीड़ाओं को देखा। हम लोगों ने इस वीडियो में झारखंड के पूरे भूगोल को अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया है। शीतकाल नवंबर से फरवरी। राज्य में वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद शीत ऋतु का आरंभ होता है। उस समय होता है जब पूरा प्रदेश प्रति चक्रवाती अवस्था में होता है। झारखंड में शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक बनी रहती है। दिसंबर के मध्य से एशिया में उच्च वायुदाब होने के कारण पछुआ पवनों की शाखाएं दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा वे फारस उत्तरी भारत तथा दक्षिणी चीन की ओर बढ़ने लगती है। इसी चक्रवात से जब सारे उत्तर भारत में वर्षा होती है तो झारखंड में भी कभी कभी वर्षा होती है। झारखंड में नवंबर के महीने का औसत तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22.2 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। दिसंबर में तापमान कम हो जाता है।
रांची एवं हजारीबाग का औसत तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रहता है। जनवरी में नेतरहाट जैसे उच्च स्थानों का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चल जाता है। रांची दिसंबर में औसत तापमान सबसे कम होता है। जलवायु प्रदेश। राज्य में सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु मिलती है। कर्क रेखा इसके मध्य भाग से होकर गुजरती है। तापमान और वर्षा के प्रादेशिक अंतर एवं अन्य विशेषताओं के आधार पर इसे 7 जलवायु प्रदेश में बांटा जा सकता है। उत्तरी एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र जिसे महाद्वीपीय प्रकार के होते हैं। उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम वर्षा क्षेत्र अथवा पश्चिम सिंहभूम का मध्य पश्चिम भाग, रांची हजारीबाग पठार, पाट क्षेत्र प्रकार। उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र या महाद्वीपीय प्रकार। विस्तार इसका गढ़वा, पलामू, लातेहार, उत्तरी चतरा, उत्तरी हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, पूर्वी पश्चिमी दुमका तथा गोड्डा जिला है। इस जलवायु क्षेत्र को महाद्वीपीय प्रकार का कहा जा सकता है क्योंकि ग्रीष्मकाल में यहाँ का औसत अधिकतम तापमान बढ़ जाता है और ठीक इसके विपरीत जाड़े में औसत निम्न तापमान बहुत ही नीचे चला जाता है। दिसंबर में डाल्टनगंज का औसत न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है जो कभी कभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। पाट क्षेत्र की ठंडी एवं भारी हवा प्रभावित होकर उत्तरी कोयल घाटी क्षेत्र में उतरती है जिससे सफ़ेद तुषार का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है? सफ़ेद तुषार का निर्माण होता है। तो यह लगातार कई रात्रियों में बनता है जो सुबह 10 बजे तक मैदानों में बना रहता है। इस क्षेत्र में कोहरा भी आम है। जलवायु क्षेत्र में औसत अधिकतम तापमान मई और जून में सामान्यतः 44 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मानसून के आरंभ काल में लगभग 5.8 सेंटीमीटर वर्षा भी होती है। कुल वार्षिक वर्षा दक्षिण में 127 सेंटीमीटर तथा दक्षिण पूर्व में 114 सेंटीमीटर तक होती है। झारखंड यह क्षेत्र सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। मध्यवर्ती जलवायु क्षेत्र या उपमहाद्वीपीय प्रकार। इसका विस्तार पूर्वी लातेहार, दक्षिण चतरा, दक्षिण हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा एवं पश्चिमी दुमका है। देवघर के दक्षिण अपरदित क्षेत्र और अजय बेसिन क्षेत्र तक इसका पूर्व विस्तार माना जाता है। यह क्षेत्र भी लगभग महाद्वीपीय प्रकार का ही है किंतु वर्षा एवं आर्द्रता की कुछ अधिकता एवं तापमान में अपेक्षाकृत कमी के कारण यह उपमहाद्वीपीय प्रकार का बन जाता है। यहाँ दैनिक एवं वार्षिक तापमान का औसत ऊंचा रहता है लेकिन अधिकतम तापमान अपेक्षाकृत कम तथा औसत न्यूनतम तापमान कुछ अधिक हो जाता है जिससे महाद्वीपीय प्रकार से कुछ भिन्न हो जाता है। स्थानीय उच्चावच के कारण वर्षा में काफ़ी भिन्नता देखी जाती है। वार्षिक वर्षा 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर के बीच होती है। पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा का क्षेत्र है। उत्तरी जलवायु क्षेत्र की तुलना में यह क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचे भूभाग में एवं अधिक जंगल क्षेत्र में स्थित है जिसके कारण जलवायु अपेक्षाकृत कम गर्म की होती है। पूर्वी संथाल परगना जलवायु क्षेत्र या डेल्टा प्रकार। इसका विस्तार साहिबगंज, पाकुड़, राजमहल पहाड़ी के पूर्वी ढाल का क्षेत्र है। यह जलवायु क्षेत्र की समानता बंगाल की जलवायु से की जा सकती है। राजमहल की पहाड़ी बंगाल की ओर से आने वाली आर्द्र हवाओं को रोकती है और पूर्वी ढाल क्षेत्र की जलवायु को भिन्न बना देती है, जबकि यह राजमहल पहाड़ी की ओर से आने वाली पछुआ हवाओं को रोककर पश्चिमी ढाल में गोड्डा की ओर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु बनाती है। साहिबगंज एवं पाकुड़ जिला पूरी तरह नॉर्वेस्टर के प्रभाव में आकर डेल्टा प्रकार की जलवायु का निर्माण करती है। ग्रीष्म काल में नॉर्वेस्टर से यहाँ हल्की वर्षा है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 151 सेंटीमीटर देखी गई है। यहाँ 50% से अधिक सापेक्षिक आर्द्रता ग्रीष्म ऋतु में रहती है। वर्षा के कारण वार्षिक तापांतर कम रहता है। वातावरण दोनों ओर प्रभाव के अति उष्ण बना देता है।
वातावरण दोनों के प्रभाव से अति उष्ण बना देता है। दिसंबर सबसे ठंडा महीना होता है तथा शीत ऋतु सुखद और सामान्य रहता है। पूर्वी सिंहभूम जलवायु क्षेत्र या सागरीय प्रभावित जलवायु क्षेत्र। विस्तार इसका: पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम जिला का पूर्वी क्षेत्र, पंचपरगना मैदान, चाईबासा मैदान से स्वर्णरेखा नदी घाटी तक। दालमा एवं ढालभूमि भी इसी जलवायु क्षेत्र के भाग हैं। इस क्षेत्र को सागरीय प्रभावित क्षेत्र इसलिए कहा जाता है कि यह भाग सागर से 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जलवायु क्षेत्र का उत्तरी हिस्सा 200 किलोमीटर दूर और दक्षिणी हिस्सा 100 किलोमीटर दूर है। इस क्षेत्र में सागरीय प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह क्षेत्र नॉर्वेस्टर के प्रभाव क्षेत्र में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में निर्मित होने वाले उच्च एवं निम्न दाब क्षेत्रों के गमन मार्ग में स्थित होने के कारण लगभग सालों भर यहाँ दक्षिण पूर्वी हवाएं चलती रहती है। मानसून पूर्व यहाँ अक्सर तड़ित झंझा दिखाई देते हैं। प्रतिवर्ष औसतन 71 तड़ित झंझा आते हैं, जिसमें 10 ओलावृष्टि कराते हैं। 71 में से 10 ओलावृष्टि करवाते हैं। ग्रीष्मकाल में यह क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। औसतन वर्षा 140 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ लू एवं धूल भरी आंधियाँ नहीं चलती है, जो इसके समुद्री प्रभाव का प्रमाण है। सागरीय प्रभाव के कारण यहाँ जाड़े में मौसम झारखंड के अन्य क्षेत्रों की तुलना में सामान्य एवं कम लंबा होता है, किंतु ग्रीष्मकाल राज्य के अन्य क्षेत्रों के समान ही गर्म होता है। पश्चिम सिंहभूम का मध्य एवं पश्चिम भाग या दक्षिण पश्चिम वर्षा क्षेत्र। विस्तार इसकी: दक्षिण शंख बेसिन एवं दक्षिणी कोयल बेसिन तक। राजनैतिक मानचित्र में यह पश्चिम सिंहभूम जिला के मध्य से पश्चिम भाग तक तथा सिमडेगा जिला क्षेत्र में विस्तृत है। पोराहाट और सारंडा का विशाल वन क्षेत्र इसी जलवायु क्षेत्र में विस्तृत है। इसका दक्षिणी भाग ऊंचा एवं पहाड़ी है, जिसके कारण यह समुद्री प्रभाव से वंचित रह जाता है। यह अपेक्षाकृत सागरीय प्रभाव की तुलना में शुष्क रह जाता है, किंतु मध्यवर्ती भारत की गर्म पछुआ हवा का प्रवेश यहाँ होता है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है और यहाँ का तापमान लगभग 44.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। किंतु हवा की शुष्कता एवं वनस्पति की अधिकता ग्रीष्म ऋतु के कठोर प्रभाव को कम कर देता है। जहाँ तक अत्यधिक वर्षा का प्रश्न है, तो यह क्षेत्र मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण औसतन वार्षिक वर्षा 152.5 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ अत्यधिक वर्षा असमान वितरण देखा जाता है। वनावरण की अधिकता के कारण जाड़े का मौसम ठंडा होता है। प्रातः और शाम की हवाएं ठंडी होती है। रांची हजारीबाग पठारी जलवायु क्षेत्र या तीव्र एवं सुखद प्रकार की जलवायु रांची और हजारीबाग पठार की विशेषता है। इस जलवायु क्षेत्र की अपनी अलग पहचान और यह पूरे झारखंड में अपने प्रकार का अकेला है। इस प्रकार की जलवायु के निर्माण में इसकी ऊंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऊंचाई के कारण ही यह किसी भी हिल स्टेशन से कम सुखद नहीं है। ऊंचाई के कारण ही चारों ओर की अपेक्षा यहाँ तापमान कम रहता है। यहाँ अप्रैल और मई माह को छोड़कर कभी भी औसत अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं रहता है। यहाँ का औसत वार्षिक तापमान 22.7 डिग्री सेंटीग्रेड है। केवल दिन में ही 2 घंटे के लिए अप्रैल और मई माह में पारा 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड को पार करता है। इस जलवायु क्षेत्र में नॉर्वेस्टर से छिटपुट वर्षा होती है। साथ ही मानसून के आरंभ में प्रति सप्ताह तूफानी वर्षा अवश्य हो जाती है। इससे वातावरण में आर्द्रता बनी रहती है। रांची में औसतन वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है तथा हजारीबाग में 148 सेंटीमीटर तक होती है। शीत ऋतु का प्रवेश नवंबर के आरंभ में हो जाता है। शीत ऋतु का प्रवेश नवंबर के आरंभ में ही हो जाता है। इस समय यहाँ का औसतन तापमान 21.10 डिग्री सेंटीमीटर
होता है। शीत ऋतु का प्रवेश नवंबर के आरंभ में ही हो जाता है। इस समय यहाँ का औसत तापमान 21.10 सेंटीग्रेड होता है। अब पढ़ेंगे पाठ क्षेत्र, जलवायु प्रदेश या शीत वर्षा प्रकार। विस्तार, लातेहार, लोहरदगा एवं गुमला के पाठ क्षेत्र। रांची पठार की जलवायु के समान ही पाठ क्षेत्र की जलवायु है। यह रांची पठार से अपेक्षाकृत अधिक तीव्र एवं ठंडी है। इस जलवायु क्षेत्र की मुख्य विशेषता है अधिक वर्षा का होना, अधिक बादलों का आना, ग्रीष्मकाल शीतल बना रहना एवं शीत ऋतु शीतलतम हो जाना। इस क्षेत्र में शीत ऋतु में तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाता है। इस क्षेत्र में भिन्न जलवायु का कारण इसका रांची पठार से 300 मीटर ऊंचा होना। राज्य में सर्वाधिक वर्षा इसी जलवायु क्षेत्र में होती है। पाठ क्षेत्र में 1000 मीटर से अधिक ऊंचे भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। हम लोग पढ़ेंगे मृदा को। नीस तथा ग्रेनाइट जैसे चट्टानों की आधारभूत संरचना से झारखंड का पठारी भूभाग निर्मित है। कालांतर में इसके अनावृतीकरण से लाल मृदा का निर्माण हुआ और यह राज्य के अधिकांश भूभाग में पाई जाती है। शाकाहारी या मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए मृदा पर निर्भर रहते हैं। मृदा के विकास में जलवायु, पैतृक चट्टान, उच्चावच, जैविक पदार्थों तथा समय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। झारखंड में यद्यपि उद्योग, खनन जैसे आकर्षित क्रियाकलापों का भी विकास हुआ, परंतु आज भी अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तथा कृषि की उत्पादकता काफ़ी हद तक मृदा के गुणों पर निर्भर करती है। झारखंड एक प्राचीनतम भूखंड है, अतः यहाँ पूर्ण विकसित मृदा परिच्छेदिका की विभिन्न परतों का स्पष्ट विकास है। चट्टानें विभिन्न आकार के छोटे छोटे खंडों में अवघटन और अपघटन के परिणाम स्वरूप विभाजित हो जाती है। इस प्रकार चट्टानों के ऊपरी चट्टानी टुकड़ों का आवरण बन जाता है। इसे चट्टानों का मालवा या आवरण प्रस्तर कहा जाता है। दामोदर घाटी क्षेत्र में गोंडवाना बालू पत्थर की आधारभूत संरचना के ऊपर हल्की एवं रेतीली मृदा पाई जाती है। पाट क्षेत्र में लेटेराइट मृदा विस्तृत है, जिसमें एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड तथा मैग्नीज ऑक्साइड जैसे खनिज पाए जाते हैं। राजमहल क्षेत्र में बेसाल्टिक मृदा पाई जाती है, जिसमें सिलिकॉन पदार्थों की उपलब्धता होती है। मृदा को उसके संगठक, गठन, पारगम्यता, जैव अंश की मात्रा, आर्द्रता आदि विविध गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। झारखंड की मृदा को 5 भागों में विभाजित किया जाता है: लाल मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, बलुई मृदा और जलोढ़ मृदा। लाल मृदा की उपस्थिति राज्य के अधिकांश भागों में मिलती है। आर्कियन काल की चट्टानों, विशेषकर आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस के क्षेत्र में इस मृदा का सबसे अच्छा विकास हुआ है। आर्कियन युग की चट्टानें झारखंड के 90% क्षेत्र में पाई जाती है। लाल मृदा पूर्ण रूप से विकसित मृदा है, किंतु अपरदन से व्यापक रूप में प्रभावित हुई है। निम्न स्तर की उर्वरता से इस मृदा में पाई जाती है। साथ ही इस मृदा में जल धारण करने की क्षमता कम पाई जाती है, इसलिए बेहतर उत्पादन हेतु खाद के साथ साथ सिंचाई की व्यवस्था आवश्यक है। इस मृदा में मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट तथा ह्यूमस के अंश कम पाए जाते हैं, जबकि पोटास का अंश अधिक मिलता है। सामान्यतः इस मृदा का रंग लाल होता है, किंतु पीला, धूसर, भूरा, यहाँ तक कि कहीं कहीं काफ़ी गहरा या काला रंग भी दिखाई देता है। दोन या निम्न भूभागों के क्षेत्र में गहरे रंग की मृदा मिलती है, जहाँ क्ले के अधिक अंश के कारण उर्वरता अधिक पाई जाती है। लाल मृदा मुख्य रूप से टाड़ या उच्च भूमि में पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा में मोटे अनाज, मूंगफली, गन्ना, रागी, चावल आदि कृषि संभव है। हजारीबाग तथा कोडरमा क्षेत्र में अभ्रक मूल की लाल मृदा पाई जाती है। लाल काली मिश्रित मृदा सिंहभूम तथा धनबाद के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे काली मृदा को। इसका विकास मुख्य रूप से राजमहल ट्रैप के क्षेत्र में हुआ है। इसे रैगुर मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा में लोहा और एल्युमिनियम के यौगिक का तथा ह्यूमस पाया जाता है।
नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक अम्ल तथा जैविक पदार्थों की कमी इस मृदा में मिलती है, जबकि पोटास, चूना, एल्युमिनियम कार्बोनेट की दृष्टि से यह मृदा धनी है। आर्द्र मौसम में यह चिपचिपी हो जाती है, जबकि शुष्क मौसम में संकुचन के कारण इसमें षटकोणीय दरारों का विकास होता है। कभी कभी ये दरारें 1 मीटर की गहराई तक विकसित हो जाती है, जिसके द्वारा काली मिट्टी में ऑक्सीजन की क्रिया होती है। साथ ही ये दरारें वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करने में भी सहायता प्रदान करती है। लेटेराइट मृदा मुख्य रूप से 2 वर्गों में झारखंड में पाई जाने वाली लेटेराइट मृदा को विभाजित किया जाता है। उच्च स्तर की लेटेराइट मृदा मुख्य रूप से पाट प्रदेश के क्षेत्र में इस मृदा का विकास हुआ है। निम्न स्तर की लेटेराइट मृदा का विकास पूर्वी सिंहभूम के दक्षिणी पूर्वी किनारे तथा राजमहल ट्रैप के पूर्वी किनारे के रूप में हुआ है। ऐसे प्रदेशों में लेटेराइट मृदा का विकास होता है जहां आर्द्र तथा शुष्क मौसम के बाद एक आते हैं तथा मृदा अपक्षय एवं अवक्षालन की क्रिया द्वारा व्यापक रूप से प्रभावित होती है। झारखंड में लेटेराइट मृदा का विकास वस्तुतः लावा युक्त चट्टानों में अत्यधिक अपक्षय एवं अवक्षालन का प्रतिफल है। इस मृदा में एल्युमिनियम तथा लोहा के मिश्रित सिलिकेट पाए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना तथा मैग्नीशियम की कमी इसमें मिलती है। यह मृदा कृषि के दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उर्वरता अति निम्न स्तर की मिलती है, किंतु व्यवस्थित सिंचाई एवं उर्वरक के प्रयोग द्वारा धान, रागी, गन्ना आदि की कृषि की जा सकती है। हम लोग पढ़ेंगे बलुई मृदा को। दामोदर घाटी, जिसका विस्तार राज्य के पश्चिम में लातेहार के पूर्वी भाग से पूर्व के धनबाद तथा जामताड़ा तक है। बलुई मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है इन सब क्षेत्रों में। इसे फुसफुस मृदा भी कहा जाता है। बलुई मृदा को फुसफुस मृदा भी कहा जाता है। उपरोक्त क्षेत्रों में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इनमें बलुई पत्थर सेल की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में मोटे बालू के ऊंचे अनुपात के साथ लौह अंश भी अधिक मिलता है, परंतु चूना का अंश कम पाया जाता है। ह्यूमस के अंश भी सामान्यतः कम मिलते हैं। जहाँ की चट्टानें कार्बोनेशियम प्रकृति की होती है, वहाँ गहरे काले रंग का विकास हुआ है, जबकि सैल की प्रधानता वाले क्षेत्र में क्ले के ऊंचे अनुपात से युक्त अपेक्षाकृत बेहतर मिट्टी का विकास हुआ है। जलोढ़ मृदा यह नूतन वर्ग की मिट्टी है, जिसमें मृदा परिच्छेदिका विकसित नहीं हुई है। झारखंड 2 क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है। झारखंड के 2 क्षेत्रों में विकास हुआ है। साहेबगंज का उत्तर पश्चिमी, उत्तर तथा पूर्वी किनारा, पाकुड़ का पूर्वी क्षेत्र। उपरोक्त दोनों पट्टियां गंगा के दक्षिण में विस्तृत है। थोड़ी बहुत जलोढ़ मृदा बहरागोड़ा के समीप निचली स्वर्णरेखा घाटी में विकसित हुई है। साहेबगंज के उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पुराने जलोढ़ बांगड़, जबकि पूर्वी भाग में तथा पाकुड़ के क्षेत्र में नवीन जलोढ़ खादर मिलते हैं। इस मिट्टी में चूना तथा पोटास का अंश अधिक मिलता है, जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। इस मृदा को सबसे उपजाऊ मिट्टी की श्रेणी में रखा जाता है, परंतु बेहतर उत्पादन के लिए समय समय पर नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग करना आवश्यक होता है। अन्य गौण मृदा समूह। उपरोक्त प्रमुख प्रकार की मिट्टियों के अलावा कुछ गौण मृदा समूह झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी। पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिण भाग में लाल से पीली, कभी कभी गहरी लालिमा युक्त मिट्टी की उपस्थिति भी मिलती है। इसकी उर्वरता निम्न स्तर की होती है। यह कृषि की तुलना में पशुपालन के लिए उपयुक्त होती है। उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी। पलामू तथा गढ़वा के ऊंचे पठारों के क्षेत्र में इसका विकास मुख्य रूप से हुआ है। इसका रंग पीला से धूसर होता है। इसमें उर्वरता मध्यम से उच्च स्तर की होती है। अभ्रक प्रधान की मिट्टी। कोडरमा तथा हजारीबाग की अभ्रक पट्टी इस मृदा का मुख्य क्षेत्र है। इसमें बालू का अंश अधिक मिलता है। उर्वरता बेहतर होती है, परंतु जलापूर्ति के अभाव में कृषि अधिक नहीं हो पाती है। अपर्दित कगारों की मिट्टी। तीव्र ढाल से युक्त क्षेत्र में पतली तथा पथरीली मिट्टी का विकास हुआ है, जिसमें उर्वरता निम्न स्तर की मिलती है। सुरगुजा, कुर्थी, मक्का, बोदी इत्यादि कृषि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विभिन्नताओं से युक्त मिट्टी।
पश्चिमी सिंहभूम के मध्यवर्ती एवं उत्तर भाग तथा सरायकेला क्षेत्र में अनेक प्रकार की चट्टानों की उपस्थिति में मिलती है। अतः इस क्षेत्र की मिट्टी को विभिन्नताओं से युक्त मृदा कहा जाता है। उच्च भूमि में इसका रंग पीला तथा निम्न भूमि में काला तथा काला धूसर मिलता है। इसमें उर्वरता मध्यम स्तर की पाई जाती है। हम लोग पढ़ेंगे मृदा अपरदन को। भारत के अधिकांश राज्यों की प्रमुख कृषिगत समस्या मृदा अपरदन और झारखंड भी इसका अपवाद नहीं है। वस्तुतः 1 इंच ऊपर मिट्टी के निर्माण में 1000 से 2000 वर्षों का समय लगता है, जबकि भारी वर्षा या अन्य कारणों से यह कुछ भी समय में नष्ट कर दी जाती है। वस्तुतः 1 इंच ऊपर मिट्टी के निर्माण में 1000 से 2000 वर्षों का समय लगता है, जबकि भारी वर्षा या अन्य कारकों से यह कुछ ही समय में नष्ट कर दी जाती है। प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, पवन, सामुद्रिक लहरों इत्यादि के कारण मानवीय हस्तक्षेप जैसे वन विनाश, अति पशुचारण, निर्माणात्मक क्रियाकलाप इत्यादि के द्वारा मिट्टी के विनाश की बढ़ी हुई दर मृदा अपरदन कहलाती है, जो मृदा के निर्माण एवं विनाश की प्रक्रिया को असंतुलित कर देती है। मृदा अपरदन की क्रिया मिट्टी से पोषक तत्वों को क्रमिक रूप से हटाती जाती है, जिससे कुछ समय अंतराल ही भूमि अनुत्पादकता क्षेत्र में बदल जाती है अथवा बंजर हो जाती है। यही कारण है कि मृदा अपरदन को रेंगती मृत्यु कहा जाता है। मृदा अपरदन को रेंगती मृत्यु कहा जाता है। झारखंड मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है। यह निम्नलिखित रूप से अपरदन सक्रिय है: चादरी अपरदन, रील अपरदन, अवनालिका अपरदन, छपछपान अपरदन, नदी तटीय अपरदन। ये 5 प्रकार की अपरदन झारखंड में पाई जाती है। चादरी अपरदन क्या है? जब मिट्टी की ऊपरी परत वर्षा के कारण पतली परत के रूप में हटा दी जाती है तो यह चादरी अपरदन कहलाता है। राज्य की पतली भूमि अति पशुचारण से प्रभावित क्षेत्रों में ढलवा सतह की मृदा असंगठित होती है, जो इस प्रकार के अपरदन को अधिक प्रभावित करती है। रील अपरदन, चादरी अपरदन की क्रिया यदि लगातार चलती रहे तो समय अंतराल के बाद पतली पतली अंगुलियों के समान नालिकाओं का विकास मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों में होता है। यह रील अपरदन कहलाता है। राज्य के मध्यवर्ती एवं उत्तरी भागों में इस प्रकार की अपरदन दिखाई पड़ते हैं। और नालिका अपरदन, यदि रील अपरदन की क्रिया लगातार चलती रहे तो कालांतर में अपेक्षाकृत बड़ी आकार की नालिकाओं का विकास हो जाता है, जिससे मृदा की कटाव की प्रक्रिया बनने लगती है, जिससे संपूर्ण क्षेत्र की सतह अत्यधिक असमतल हो जाती है। अपरदन का यह रूप अवनालिका अपरदन कहलाता है। छपछपान अपरदन, छपछपान अपरदन वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदों की भूमि में प्रत्यक्षतः गिरने से संबंधित है, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत के पोषक तत्व हटा लिए जाते हैं। नदी तटीय अपरदन, नदियों के किनारे में सक्रिय कटाव की क्रिया नदी तटीय अपरदन कहलाती है। झारखंड में प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर 1 से 10 टन मिट्टी का विनाश मृदा अपरदन की क्रिया के द्वारा हो जाता है। 1 से 10 टन मिट्टी का विनाश हो जाता है। कई क्षेत्रों में मिट्टी के विनाश की क्रिया इससे भी अधिक तेजी में संपन्न हो रही है। मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र राज्य का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी सीमांत प्रदेश तथा मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र मृदा अपरदन से प्रभावित है। मृदा अपरदन के कारण, मृदा अपरदन की तीव्रता राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक कारणों से निरंतर बढ़ती जा रही है। मृदा अपरदन की तीव्रता बढ़ने में निम्नलिखित कारक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं: वन विनाश, अति पशुचारण तथा चारागाहों का विकास, कृषि के गलत तरीके, स्थानांतरण कृषि, फसलों की प्रकृति आदि। वन विनाश की क्रिया मृदा अपरदन की तीव्रता को बढ़ाने से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई पड़ती है, क्योंकि वनाच्छादित भूमि की प्रति वर्ष प्रति एकड़ मात्र 1 टन मिट्टी का विनाश होता है, जबकि घास के मैदान में 32 टन एवं वनस्पति आवरण से विहीन नग्न भूमि में प्रति वर्ष प्रति एकड़ 800 टन मिट्टी का विनाश होता है। वन विनाश तथा चारागाहों के नष्ट होने से मिट्टी कटाई की क्रिया काफ़ी बढ़ जाती है। अति पशुचारण के कारण
मृदा की ऊपरी आवरण अत्यधिक असंगठित हो जाती है, जिससे भारी वर्षा के दौरान ऊपरी असंगठित पदार्थ तेजी से हटा दिए जाते हैं। कृषि के अवैज्ञानिक तरीके भी मृदा अपरदन की तीव्रता को बढ़ाती है, क्योंकि यदि खेतों की जुताई भूमि के ढाल की सीधी में की जाती है अथवा फसलों की पंक्ति ढाल का अनुसरण करती हुई बनाई जाती है, तो ये दोनों तकनीकें मिट्टी के कटाव की दर को बढ़ा देती है। जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है वहाँ शुष्क कृषि का विकास दिखाई देता है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः मोटे अनाज या अन्य फसलें उपजाई जाती है। ऐसे प्रदेशों में भारी वर्षा के समय मिट्टी का विनाश तेजी से होता है। यदि खेतों की जुताई तथा फसलों की पंक्तियां समोच्च रेखाओं के सहारे बनाई जाए तो यह तकनीक मिट्टी के कटाव की दर को कम कर सकती है। झारखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में फसलों की प्रकृति भी मृदा अपरदन का ही कारक है, जबकि चावल, गन्ना, चारा फसल, चना इत्यादि कृषि क्षेत्रों में मृदा अपरदन की दर शुष्क कृषि क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत कम हो जाती है। झारखंड की प्रमुख नदियाँ। जल संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक वरदान है। इसके बिना जैव मंडल का विकास संभव नहीं है। राज्य का कुल संसाधन 28,781 मिलियन घन मीटर अनुमानित किया गया है। इसका 82.7% सतही जल संसाधन के रूप में है तथा 17.3% भूमिगत जल के रूप में है। जल संसाधन का संरक्षण झारखंड जैसे राज्य के लिए अति आवश्यक है। राज्य के अधिकांश भाग में आर्कियन, ग्रेनाइट तथा नीस जैसे चट्टानें पाई जाती है। इन चट्टानों में छिद्रता कम पाई जाती है, फलतः भूमिगत जल ठहर नहीं पाता है। अतः राज्य में भूमिगत जल के भंडार सीमित हैं। राज्य के भौतिक स्वरूप एवं ऊंचावच को देखने से पता चलता है कि इस भूखंड की ढाल दो तरफ है, उत्तर की तरफ या गंगा की ओर, दक्षिण और पूरब की ओर। उपरोक्त दोनों ढालों के अनुरूप ही राज्य में प्रवाह तंत्र का विकास हुआ है। उत्तर की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ उत्तरी कोयल, कनहर, चानन, फल्गु, नीलांजन, सकरी, मोहना, क्यूल आदि है। दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ शंख नदी, कोयल, कारो, स्वर्णरेखा। पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ दामोदर, बराकर, अजय, मोर, ब्राह्मणी और बांसलोई है। संथाल परगना में प्रवाहित होने वाली नदियों का उद्गम राजमहल की पहाड़ी से होता है, किंतु शेष झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदियों का उद्गम नेतरहाट पहाड़, रांची पठार और हजारी पठार से होता है। झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा जिस प्रवाह प्रणाली का विकास होता है उसे 5 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पूर्वी अपवाह तंत्र, दक्षिणी पूर्वी अपवाह तंत्र, दक्षिणी अपवाह तंत्र, उत्तरी पश्चिमी अपवाह तंत्र, उत्तरी अपवाह तंत्र। पूर्वी अपवाह तंत्र में दामोदर, बराकर, अजय, मयूराक्षी, ब्राह्मणी, गुमानी और बांसलोई नदी आती है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं दामोदर नदी के बारे में। इसका उद्गम स्थान लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड के चूल्हा पानी से। दामोदर घाटी परियोजना इस नदी पर स्थित है। इस नदी को देवनंद के नाम से जाना जाता है। देवनंद के नाम से किसे जाना जाता है? दामोदर को। यह नदी लातेहार जिला से निकलकर चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और धनबाद होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। ऊपरी दामोदर तथा निम्न दामोदर में इस नदी को वर्गीकृत किया गया है। 350 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा यह विभाजन किया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। संयुक्त राज्य की टेनेंसी